नए नए क्वेश्चन आते हैं। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो हर ह्यूमन बॉडी, चाहे मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो, सबके अंदर थायराइड ग्लैंड कितनी होगी? एक होगी, हमारे गले के अंदर स्थित होती है। और उसके साइज की बात करें कैसा होता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का एच जैसा इसका शेप होता है, ऐसा शेप होता है मेरे भाई, इसका ऐसे होते हैं। और सबके अंदर कितनी होती है? एक होती है। आप लोगों ने 8वीं 9वीं और 9th और 10th क्लास में ये पढ़ा होगा कि थायराइड ग्लैंड होती है, वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। मेरे भाई, थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन तो रिलीज करती है, थायरोक्सिन, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, थायरोक्सिन। और नंबर 2 पे जो हार्मोन रिलीज करती है उसे बोलते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? कैल्सीटोनिन हार्मोन। पहले हम लोग पढ़ते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। सर, जब हमारी थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है तो इसे किसकी जरूरत पड़ती है? आप लोग हर दिन जब भी खाना खाते हो, खाने के साथ आयोडीन खाते हैं ना हम लोग। ऐसा होता है कि स्वाद के अनुसार हम लोग नमक खाते हैं, आयोडीन खाते हैं। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो कम आयोडीन खाना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो खाने के साथ थोड़ा आयोडीन ज़्यादा खाते हैं। बच्चों, विज्ञान कहती है एक स्वस्थ मनुष्य को पूरे दिन में 120 माइक्रोग्राम, नोट ग्राम, 120 माइक्रोग्राम आयोडीन का सेवन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर प्रॉपरली हम इतना आयोडीन पर डे खाएंगे तो हमारी थायराइड जो ग्लैंड है वो किसका निर्माण करेगी? थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगी हमारी बॉडी में। थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा तो बहुत सारी ह्यूमन बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, उनसे हमें वे कंप्लीट करने में सहयोग मिलेगा। दूसरी चीज़, बहुत सारी डिजीज से हमारी बॉडी को सेफ्टी मिलेगी, इसलिए ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि आयोडीन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि भैया थायराइड ग्लैंड क्या बनाएगी? थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए सबसे पहली बात तो क्या कंपलसरी है? आयोडीन लेना बहुत कंपलसरी है। प्रतिदिन एक स्वस्थ मनुष्य को कितना आयोडीन लेना चाहिए? 120 माइक्रोग्राम। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि 100 ml ब्लड होता है, आप सबको पता है एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर हमारी बॉडी से 100 ml ब्लड निकाला जाए और उसके अंदर आयोडीन का रेशियो देखा जाए तो मेरे बच्चों, आयोडीन आपको कितना मिलेगा 100 ml ब्लड के अंदर? 0.3 ग्राम। तो याद रखिएगा, 100 ml ब्लड के अंदर कितना आयोडीन होता है? 100 ml ब्लड के अंदर होता है 0.3 ग्राम आयोडीन होता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखना। तो आयोडीन हमारी बॉडी की थायराइड ग्लैंड क्या बना देगी? आयोडीन के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन बना देगी। अब सर, ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है? मेरे भाई, ह्यूमन बॉडी की फिजिकली और मेंटली जो हेल्थ होती है उसको डेवलप करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? थायरोक्सिन हार्मोन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि ह्यूमन बॉडी की शारीरिक और मानसिक विकास में हेल्प कौन सा हार्मोन करता है या कौन सा हार्मोन सहायक होता है? आप लोग क्या बोलोगे? थायरोक्सिन हार्मोन सहायक होता है। ओके। नंबर 2 क्या याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है बच्चों। आप सबको पता होगा एक स्वस्थ फीमेल की पहचान होती है कि हर मंथ उसके अंदर क्या होना चाहिए? मिस्ट्रल साइकिल होना चाहिए, पीरियड्स आने चाहिए। जिन महिलाओं में, जिन फीमेल के अंदर हर मंथ कंटिन्यू रेगुलर क्या नहीं चल रहे होते हैं, मिस्ट्रल साइकिल नहीं होता है, तो मान के चलो फिर वे स्वस्थ नहीं है। इस मंथ पीरियड्स आए एक फीमेल के अंदर, नेक्स्ट मंथ आने चाहिए, उससे अगले मंथ भी आने चाहिए। ये एक साइकिल ही तो चल रहा है। और ये साइकिल चलाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? मेरे भाई, थायरोक्सिन हार्मोन करता है। हम लोग बोल सकते हैं महिलाओं में पीरियड्स का कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? थायरोक्सिन हार्मोन होता है। बहुत सारी फीमेल इस दुनिया में ऐसी हैं बच्चों जिनके अंदर 1 मंथ पीरियड आ गए, फिर 2 मंथ पीरियड से नहीं आ रहे हैं, फिर 1 मंथ आ गए, फिर 1 मंथ नहीं आ रहे हैं। ये डिसऑर्डर चलता रहता है। तो ऐसा अगर किसी भी फीमेल के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या चेक करवाओ? थायराइड ग्लैंड चेक करवाओ। 99% प्रॉब्लम कहाँ मिल जाएगी मेरे भाई? थायराइड ग्लैंड में। क्योंकि हो सकता है थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रही है थायराइड ग्लैंड। अगर बाय द वे 0.1% यहां भी डिजीज ना मिले तो फिर क्या होता है? एक सोडियम की जांच होती है, आपको पता है। तो ऐसा नहीं होता बच्चों कि सोडियम की जांच में सिर्फ सोडियम का ही लेवल बताता है। ह्यूमन बॉडी में जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, सारे मिनरल्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा कितना होना चाहिए, कौन सा आपकी बॉडी में कितना है, कितना नहीं है। हो सकता है किसी मिनरल्स के अप डाउन से भी ये समस्या कई बार आ जाती। ओके, तो 2 काम याद। नंबर 3 बात करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट काम होता है थायरोक्सिन हार्मोन का कि हमारी बॉडी में बच्चों ये बीएमआर का कंट्रोल करता है। किसका कंट्रोल करता है? बीएमआर का। अब कहोगे सर ये बीएमआर क्या होता है? पहली बात तो इसका पूरा नाम होता है बच्चों बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या नाम होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। हिंदी में बोलते हैं आधारीय उपापचय दर। सर ये बीएमआर क्या फफूंद होती है? बीएमआर का मतलब ही क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर बच्चों किसका निर्माण होना
ऊर्जा का निर्माण होता है उसकी रेट को, उसकी दर को क्या बोलते हैं? बीएमआर कहते हैं। शरीर में ऊर्जा के निर्माण की दर को क्या कहा जाता है? बीएमआर कहते हैं। और इस बीएमआर का कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है जी। जो बीएमआर होती है आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा के निर्माण की जो रेट होती है मेरे भाई, वो वजन के अपोजिट होती है। आप लोगों ने देखे होंगे मार्केट में ऐसे इंसान देखे होंगे, महिलाएं भी देखी होंगी, पुरुष भी देखे होंगे, जिनके एल बराबर भी होती है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। वो चलते हैं तब भी ऐसे लगते हैं जैसे छोटे हाथी चल रहे हैं। लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, हद से ज्यादा वेट हो गया। अगर उनको आप ये कहोगे कि आपको रनिंग करनी है, क्या वे दौड़ पाएंगे? दौड़ना छोड़िएगा, वे काम ही नहीं कर पाते हैं घर पे, या चल भी नहीं पाते हैं अच्छे से। हद से ज्यादा जिस इंसान का वेट बढ़ जाता है उसकी बॉडी में ऊर्जा के निर्माण की रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका मतलब उसका बीएमआर क्या हो गया? कम हो गया। जिस इंसान का वेट बहुत ज्यादा है उसका बीएमआर क्या होगा? कम होगा। और जिसका वेट कम होता है उसकी बॉडी के अंदर ऊर्जा की रेट बनने की रेट क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी ना। तो बीएमआर क्या होता है? जिस इंसान की बॉडी का वेट कम उसका बीएमआर ज्यादा, जिसका वेट ज्यादा उसका बीएमआर कम। तो बीएमआर किसके अपोजिट वर्क करता है? वजन के अपोजिट के। तो ये 3 इंपॉर्टेंट काम है थायरोक्सिन हार्मोन की, आप लोग याद रखिएगा। अब मेरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है यार कि ह्यूमन बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की क्या आ जाए? कमी हो जाए। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, ऐसा हो सकता है ना, हमारी बॉडी के अंदर किसकी कमी आ जाए? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आ जाए, डेफिशिएंसी हो जाए। मान के चलिएगा कोई छोटा बच्चा है, इन चाइल्ड, बच्चों में क्या हो जाए? इस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, तो सर क्या दिक्कत होगी? अगर एडल्ट के अंदर इस हार्मोन की क्या हो गई? वेस्ट के अंदर या एडल्ट के अंदर इस हार्मोन की कमी हो गई, तो सर क्या दिक्कत होगी? थायरोक्सिन हार्मोन की अगर एक छोटे बच्चे के अंदर कमी हो जाती है तो बायोलॉजी में एक डिजीज बनती है। आप लोगों ने ऐसे छोटे बच्चे देखे होंगे जिनको एक बात बताने 10 बार बताने पर उनके भेजे में नहीं जाती भैया, बहुत मंद बुद्धि होते, और हल्का सा क्या होता है? पेट बाहर आ जाता है। और कोई भी आप बात उसे बताओगे, कुछ भी बताओगे, एक क्वेश्चन भी बताओगे, 1000 बार बता दोगे तब भी उनके भेजे में नहीं जाएगा। ऐसा कोई छोटा बच्चा आपको दिखे, मान के चलिएगा उसकी बॉडी में किसकी डेफिशिएंसी हो गई? थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हो गई? कमी हो गई। उस बीमारी को बोला जाता है मिक्सिडिया। क्या बोलते हैं? सॉरी, मिक्सिडिया नहीं, उसे बोलते हैं क्रीटेनिज्म। क्या बोलते हैं? क्रीटेनिज्म। क्रीटेनिज्म इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसे बोलते हैं जड़ मानवता। मतलब बिल्कुल मंद बुद्धि होगा भाई बच्चा। ओके जी, लीजिए आगे बात करते हैं। अगर कोई एडल्ट है उसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो सर क्या दिक्कत होगी? मेरे भाई उस रोग को क्या बोलते हैं? मिक्सिडिया बोलते हैं। मिक्सिडिया। मिक्सिडिया मतलब सर, हम किसी इंसान के यदि कोई एक एडल्ट है उसके मिक्सिडिया हो जाए, उसकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। मिक्सिडिया का मतलब जिस इंसान की लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाती है, जिस इंसान का वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, उस बीमारी को बायोलॉजी में क्या बोला जाता है? मिक्सिडिया बोलते हैं। और आपको बताया मैंने, जिस इंसान का वजन बहुत ज्यादा होगा, वेट बहुत ज्यादा होगा, उसकी बॉडी का बीएमआर वैल्यू क्या होगा बच्चों? कम होगा जी। क्लियर? वजन ज्यादा हो गया, उस बीमारी को क्या बोलेंगे? मिक्सिडिया बोलेंगे। और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ने एक टेक्नोलॉजी लेके आया बच्चों सबसे पहले। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, एक सर्जरी का नाम सुना, बेरियाट्रिक सर्जरी। पूरी दुनिया में मोटापे को दूर करने की सबसे प्रचलित टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले अमेरिका ने इसे डेवलप किया था। अमेरिका ने बच्चों, वे लोग क्या करते थे, देखो हिंदुस्तान से अमेरिका जाके किसी पेशेंट का इलाज करवाना, आप समझते हो इतना आसान तो है नहीं यार, कॉस्टली होगा ना, वो पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। तो एक गरीब किसान तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जो बड़े नेता हैं, पैसे वाले लोग हैं, वे लोग जाते हैं साहब। होता क्या था भाई, जिस इंसान का मोटापा, एक तो होता है नॉर्मल मोटापा, एक होता है हद से ज्यादा मोटापा। यार वो मतलब वो एक बॉडी है, एक आदमी भी गवात पर भी बेटा 5 आदमी चाहिए। मोटापा उससे कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो? बराबर हो। ऐसे लोगों में क्या होता है, इनकी जो इंटेंसाइन होती है उनकी साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है भैया। हमारी जो आंत है, इंटेंसाइन है, उनकी साइज बढ़ेगी तो स्वाभाविक बात है वो चून ज्यादा लेगा, राशन ज्यादा लेगा भैया, भूख बहुत लगेगी, वे दबा के चून खाएंगे भैया। कंटिन्यू लगातार वे ऐसा ही करते रहेंगे, उनकी आंत क्या होंगी भाई? बढ़ती रहेंगी, तो मोटापा वैसे ही ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो डॉक्टर क्या करेंगे बच्चों? एक सर्जरी करते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी। उस सर्जरी के अंतर्गत क्या किया जाता है? इनकी आंतों को काटा जाता है भैया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आंत काटने के बाद भी दोबारा वैसे ही राशन लेते रहते हैं, तो फिर 15-20 दिन में दोबारा उनकी इंक्रीज कर जाती है, दोबारा आंतें बढ़ जाती हैं।
तो महीने में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2 बार ये सर्जरी करवाते हैं, कुछ लोग 2-3 महीने से 1 बार। वर्तमान में हिंदुस्तान के जितने भी एम्स हैं उनके अंदर भी ये सर्जरी हो रही है। तो मोटापे को दूर करने की एक सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी है जिसे बोला जाता है बेरियाट्रिक सर्जरी। कभी एग्जाम में आपसे पूछे कि बेरियाट्रिक सर्जरी किससे संबंधित है, तो आप लोग बता सकते हो मिक्सिडिया, मोटापा दूर करने की टेक्नोलॉजी। ओके बच्चों, ये मैंने बताया आपको थायरोक्सिन हार्मोन की ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हो जाए, एफिशिएंसी हो जाए, अधिकता हो जाए, ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। मेरे भाई, कुछ छोटे बच्चे के अंदर भी तो एफिशिएंसी हो सकती है इन चाइल्ड, और बड़ों के अंदर भी तो हो सकती है इन एडल्ट। बड़ों में तो भी हो सकती है ना इस हार्मोन की अधिकता। छोटे बच्चे में अगर आपको कभी कोई ऐसा छोटा बच्चा दिखे तो उसे देख रहे हो सामने देखने के लिए, वो देखे भैया तिरछा, उसकी आंखें देख के हमें ऐसा लगे कि यार इसकी तो बहुत डरावनी नजरें। मान के चलो उसकी बॉडी के अंदर, उस बच्चे की बॉडी के अंदर किस हार्मोन की अधिकता हो गई, थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता हो गई। भैया इस बीमारी को क्या बोलेंगे, ग्रेव रोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेव रोग। रोग को इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज, ग्रेव हिंदी इंग्लिश ग्रेव ही होता है, ग्रेव रोग। ओके जी। अगर हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन बड़ों के अंदर, एडल्ट के अंदर ज्यादा हो जाए तो सर क्या दिक्कत होती है। बच्चों वेट होता है वो हद से ज्यादा कम हो जाता है। थायराइड ग्लैंड के अंदर जगह जगह क्या पड़ जाती है, गांठें पड़ जाती हैं। हद से ज्यादा वेट कम होगा तो बीएमआर क्या हो जाएगा, उसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। उस बीमारी को क्या बोला जाता है, प्लूमर रोग। क्या बोलते हैं, प्लूमर रोग। तो आप लोगों को जो थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में मैंने बताया है, इतनी बातें आप लोग क्या करोगे, नोट डाउन कर लो अपने ब्रेन में, याद रखिएगा जी। ओके। दूसरा हार्मोन हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसका कौन सा है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। सर ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या काम करता है, लीजिए बच्चों, कैल्सिटोनिन। देखो 1 मिनट के लिए कैल्सिटोनिन को स्किप कीजिएगा। एक छोटी सी बात आप लोग और अपने जहन में बैठाइएगा। हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उस ग्लैंड के ऊपर छोटी छोटी, किसी इंसान के अंदर 4, किसी इंसान के अंदर 6 ग्लैंड होती है जिसे बोला जाता है पैराथायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। क्या नाम बताया मैंने, पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है किसके ऊपर पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड के अंदर। जैसे थायराइड ग्लैंड ये हमारी है, इसके ऊपर यहां ऐसे पाई जाती है। किसी इंसान की बॉडी के अंदर हो सकता है हम सबके अंदर 4 हो, ऐसा भी हो सकता है हम सबके अंदर 6 हो, या किसी में 4 किसी में 6, कोई बड़ी बात नहीं। हर इंसान की बॉडी अलग अलग होती है तो कोई इश्यू नहीं है। ये ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है, उस हार्मोन का नाम होता है, नाम से मिलता जुलता ही हार्मोन है, पेराथ हार्मोन। क्या नाम है, पेराथ हार्मोन। इस पेराथ हार्मोन का ही दूसरा नाम होता है पैराथायरोक्सिन हार्मोन। पैराथायरोक्सिन हार्मोन को मैं पीटीएच हार्मोन बोल सकता हूं, एक ही बात है। और पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले इस हार्मोन की डिस्कवरी की थी एक जर्मनी के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कोलिप। इसीलिए उनके सम्मान में इस हार्मोन का दूसरा नाम रखा गया मेरे भाई, कोलिप हार्मोन। तो ये पीटीएच, पेराथ, ये नाम तो आप लोगों ने कभी ना कभी सुने ही होंगे। ये कोलिप याद रखना, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर ले। एक ये कोलिप हार्मोन होता है। भैया ये कोलिप हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर, या पेराथ हार्मोन या पीटीएच हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है, आप सबको पता होगा शायद कि एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी के अंदर लगभग 1 किलोग्राम क्या होता है, कैल्शियम होता है जी। और आप सबको ये भी पता ही होगा, छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, और हमारे जो दांत होते हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बने होते हैं। जैसे कंपाउंड की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है हमारी हड्डियों और दांतों के अंदर। और एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी के अंदर 1 किलोग्राम कैल्शियम होता है, बहुत कैल्शियम होता है। ये पेराथ हार्मोन या पीटीएच हार्मोन या कोलिप हार्मोन क्या करेगा मेरे भाई, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा भैया, बढ़ाएगा। जबकि फॉस्फेट के लेवल को क्या करता है, फॉस्फेट के लेवल को क्या करेगा भैया, डिक्रीज करेगा, कम करेगा। इधर हम पढ़ रहे थे कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या काम करेगा, इस हार्मोन के बिल्कुल अपोजिट कार्य करेगा भैया, ताकि दोनों बैलेंस रहें। सोच के देखिएगा मेरे भाई, कैल्सिटोनिन बता रहा है हमारी थायराइड ग्लैंड ये कहती है कि मैं एक हार्मोन निकालूंगी, और उस हार्मोन को यही काम दे रही हूं भैया कि क्या रिलीज करे, वो कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करे, और किसके लेवल को कम करे, वो कैल्शियम के लेवल को क्या करे भैया, डिक्रीज करे, कम करे। और फॉस्फेट के लेवल को क्या करे,
बहुत ज्यादा बढ़ा दे, ये करती है इंक्रीज करती है इसके लेवल को। अब आप लॉजिक लगाओ यार, अगर भगवान ने ऐसा कोई सिस्टम ना दिया होता इस कैल्सिटोनिन को कंट्रोल करने का, तो एक टाइम ऐसा आता ना, हार्मोन है भैया, ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, हमारे हाथ में नहीं है। जब हम रात को रेस्ट कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, उस समय भी बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही होती है। जिस दिन ये ठहर गई तो ये मान के चलेगा जीवन ठहर जाएगा, वो अंतिम दिन ही होगा। फिर कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है। सिर्फ ये कैल्सिटोनिन ही होता, भगवान ने हमें ये ग्लैंड ना दी होती दूसरी वाली पैराथायराइड, तो आप एक दिन ऐसा नहीं आ जाता कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कम। तो बोन्स बनती कैसे, हड्डियां बनती कैसे, सोचो यार, समझे कि नहीं समझे। तो मेरे भाई भगवान ने दिमाग लगाया, ऊपर वाले ने कि इस गधे को क्या दी जाए, एक पैराथायराइड ग्रंथि और दी जाए। वो क्या रिलीज करेगी, पेराथ हार्मोन या पीटीएच रिलीज करेगी या कोलिप हार्मोन। ये क्या करेगा, इस कैल्सिटोनिन के अपोजिट वर्क करेगा। वो पहले वाला कैल्शियम का लेवल बच्चों कम कर रहा है, ये कोलिप क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। अरे मेरी बात समझे कि नहीं समझे, दोनों बैलेंस चल गया, एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि कोलिप हार्मोन के अपोजिट कौन सा हार्मोन कार्य करता है, आप लोग क्या बताइएगा जी, कैल्सिटोनिन। ओके, अब सोचो यार, अगर मेरे भाई हमारी बॉडी के अंदर ये जो कोलिप हार्मोन है इसकी क्या हो जाए बच्चों, कमी हो जाए, या इस हार्मोन की क्या हो जाए हमारी बॉडी के अंदर अधिकता हो जाए, हो सकता है ना। ह्यूमन बॉडी के अंदर इनकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, एफिशिएंसी भी हो सकती है। कोलिप हार्मोन की यदि हमारी बॉडी के अंदर बच्चों क्या होगी, अधिकता हो गई जी, अधिकता, एफिशिएंसी होगी, बहुत ज्यादा हो गया। क्या कोलिप हार्मोन का काम यही है हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना। जब ये हार्मोन ज्यादा हो गया हमारी बॉडी के अंदर, क्या कैल्शियम ज्यादा होगा भैया। अब सबको पता है यार, जैसे एक हम घर में दीवार बनाते हैं, अब सबको पता है कि इसमें ईंट लगेंगी, सीमेंट लगेगी, बजरी लगेगी, लेकिन जो भी हम सीमेंट और बजरी लगा रहे हैं दीवार के ऊपर, क्या कोई तो रेशियो होगा, कोई तो फिक्स वैल्यू होगी उसकी कि इतना ही लगाएं भाई। हद से ज्यादा अगर उसके ऊपर आप सीमेंट बजरी लगाओगे, क्या उसके ऊपर ठहरेगा, जी बिल्कुल नहीं, वो अपने आप नीचे गिरने लगेगा। सेम यही हमारी बोन्स के साथ होता है, हड्डियों के साथ होता है। कोलिप हार्मोन ह्यूमन बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया, कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो ये कैल्शियम बच्चों किसके पास जाएगा, हमारी हड्डियों के पास जाएगा। हमारी हड्डियों के पास ज्यादा कैल्शियम जाने से, जैसे ये हमारी कोई बोन है बच्चों, हड्डी है, अधिक कैल्शियम जाने से अपने आप कैल्शियम टूटने लगता है, उतरने लगता है हड्डियों से। तो हड्डियां बच्चों क्या हो जाती हैं, बहुत कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, अपने आप टूटने लगती हैं। और इस डिजीज को बायोलॉजी में बोलते हैं ऑस्ट्रियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रियोपोरोसिस। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोलिप हार्मोन की अधिकता हो गई तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, अपने आप टूटने लगेंगी। उस बीमारी को बायोलॉजी में बोला जाता है ऑस्ट्रियोपोरोसिस। ओके जी, आगे सुनो। अगर हमारी बॉडी के अंदर इस हार्मोन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, कोलिप हार्मोन की कमी हो गई, कमी हो गई, तो क्या होगा मेरे भैया, हमारी जो मसल्स होती है ना, जितनी भी मसल्स होती हैं वे डीएक्टिव हो जाती हैं, वे अपने आप काम करने लगती हैं, ढीली पड़ जाती हैं। तो अगर कैसा कोई इंसान आप ऐसा देखो जिसे देखने पे ऐसे लगे पता नहीं यार इसकी क्या थकान रहती है, पूरे दिन एकदम ढीले ढक्कन की तरह रहता है, मान के चलो उसकी बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन कम हो गया, कोलिप हार्मोन क्या हो गया भैया, कम हो गया। और उस बीमारी को बायोलॉजी में कहते हैं टिटेनी रोग। क्या बोलते हैं, टिटेनी रोग। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपके दिमाग में गई होंगी। दो ग्लैंड मैंने दोनों लिंक करके पढ़ा दिया आपको। एक तो पढ़ाई कौन सी, थायराइड, और दूसरी पढ़ाई थायराइड के ऊपर होती है कौन सी, पैराथायराइड ग्रंथि। आगे नेक्स्ट नंबर 3 पे हम बात करते हैं। नंबर 4 पे जो भी ग्लैंड है हमारी, यहाँ एक ग्रंथि स्थित होती है। मैंने लास्ट क्लास में डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में सारी ग्लैंड बता चुका था, जितनी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वे सारी कौन सी कहाँ होती हैं मैं बना चुका था। उसी क्लास को अपन लोग आगे कर रहे हैं। यहाँ एक ग्लैंड स्थित होती है, इतना सा शेप होता है उसका, उसे बोला जाता है भैया थाइमस ग्लैंड। क्या बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। जिस दिन भैया ये थाइमस पूरी चली गई ना, उस दिन मरना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है भाई। सर ऐसा क्यों बोला आपने, ऐसा क्या होता है इस ग्रंथि के अंदर। मेरे बच्चों याद रखिएगा, जब एक छोटा बच्चा होता है उसकी थाइमस बहुत अच्छी होती है, जैसे जैसे उसकी उम्र का ग्राफ बढ़ता है ना, वैसे वैसे इस थाइमस का साइज कम होता जाता है। और जिस दिन ये पूरी कम होगी ना, मान के चलो उस दिन मरना ही पड़ेगा। क्यों मरना पड़ेगा, देखो आपने कभी देखा हो हमारे घर में कोई छोटे बच्चे हैं, अगर उनके हल्की फुल्की बुखार जुकाम हो जाती है, क्या वे दवाई लेके सोच जाते हैं, जी बिल्कुल नहीं। कितनी दवाई दे दो वे खेलेंगे, खेलते रहेंगे। लेकिन घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है,
उसके भैया बुखार हो गई, जुकाम हो गई तो वो टेबलेट लेगा, फिर चादर ओढ़ के आराम से सो जाएगा, 2 दिन तक उठेगा ही नहीं भाई। लेकिन एक छोटे बच्चे की हो रही थी बुखार जुकाम तो वो आराम से खेलता रहता है। आपके हो जाए तो आपको तो कुछ नहीं करना, हल्की सी बुखार हुई है, पिपराली रोड के 2 चक्कर लगा दो, बुखार दूर हो जाएगी। होता ना ऐसा। इसका रीजन होता है कि थाइमस ग्लैंड सबके अंदर होती है, छोटे बच्चे के अंदर भी होती है, हमारे अंदर भी है और हमारे दादा दादी के अंदर भी है, लेकिन तीनों की बॉडी अलग अलग है ना। एक छोटे बच्चे के अंदर हमारी अपेक्षा अच्छी थाइमस होगी, हमारी थाइमस ठीक है, लेकिन हमारी अपेक्षा हमारे दादा दादी की बहुत कमजोर होगी। इस थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है मेरे भाई, ये एक हार्मोन रिलीज करती है थाइमोसिन, नाम से मिलता जुलता है थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन बोल दो या थाइमस ग्लैंड कर बोल दो, एक ही बात है। ये एक काम करेगी हमारे, क्या करेगी, इम्यूनिटी पावर को क्या करेगी भैया, डेवलप करने का काम करती है। आप लोगों ने ये तो नाम सुना ही होगा कोविड के अंदर। अब बताओ, सच बताओ अपने कलेजे पे हाथ रख के कि जब कोविड आया था वो दौर तो सबके याद है ना, आप सबके। कोविड के दौरान जवान बच्चों की ज्यादा मौत हुई थी या बड़े बुजुर्गों की? तो शायद मेरे हिसाब से सबका आंसर यही आएगा कि सर बड़े बुजुर्गों की। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा है जवान बच्चों की, तो जवान बच्चों की तो उन्हीं की मौत हुई थी जो पुलिस के रोकने के बावजूद भी ना रुके थे, समझे जी। बड़े बुजुर्गों की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ बेटा उनका थाइमस क्या हो गया, वीक हो गया, कमजोर हो गया। कमजोर हो रहा है तो क्या थाइमोसिन हार्मोन भी कम रिलीज कर रहा है? जी बिल्कुल कम रिलीज कर रहा है। थाइमोसिन हार्मोन का काम क्या होता है, उनके इम्यूनिटी पावर को डेवलप करना, उनके इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना। इम्यूनिटी पावर का मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। सर कुछ समझे नहीं भैया, इम्यूनिटी पावर प्रतिरक्षा तंत्र क्या बोल रहे हो सर? मेरे भाई हमारा इम्यूनिटी पावर ही बॉडी को डिजीज से, बीमारियों से, रोगों से सेफ्टी देता है। हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक कैपेसिटी होती है, उसको डेवलप करने का काम कौन करता है? हमारा इम्यूनिटी पावर, उसी को तो इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। मेरा अपना इम्यूनिटी पावर है बॉडी का, आपका अपना इम्यूनिटी पावर है। हम जब एक गिलास पानी भी पीते हैं तो भैया बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे वायरस बॉडी के अंदर जाते हैं। हमारा इम्यूनिटी पावर अच्छा है, आसानी से उन वायरस और बैक्टीरिया को पनपने नहीं देंगे, मार देंगे भैया। लेकिन कोई एक ऐसा वायरस चला गया जो हमारे इम्यूनिटी पावर पे बहुत हेवी पड़ गया, तो कोई ना कोई बीमारी कर देगा ना। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर की सहायता से दवाई लेनी पड़ेगी जी। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही क्या होता है, जैसे आप सबको पता है यार, बुढ़ापा तो वैसे भी बीमारियों का घर होता है, हाउस ऑफ डिजीज होती है मेरे भाई। अगर एक बूढ़ा इंसान है 80 85 90 92 साल का है, उसके हाथ पे तो भैया एक मक्खी भी बैठ गई ना तो 10 प्रकार की बीमारियां कर देगी। वो एक पानी का गिलास भी पी रहा ना तो मान के चलिएगा बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका थाइमस क्या हो रहा है, बच्चा जीरो के बहुत करीब है। जिस दिन जीरो हो गया उस दिन तो गया काम से, लेकिन जीरो के बहुत करीब है। इम्यूनिटी पावर बहुत नए के बराबर काम कर रहा है। बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी जा रहे हैं वे सारे कोई ना कोई बीमारी कर रहे हैं भैया। अब घर वाले भी करें क्या बेचारे? डॉक्टर के पास बूढ़े बुजुर्ग को लेके जाएं, डॉक्टर भी दवाई किस किस की दे भैया? एक बीमारी हो तो इलाज हो जाए। बुढ़ा इसे तभी तो कहते हैं ना बुढ़ापा हाउस ऑफ डिजीज होता है, बीमारियों का घर होता है। ये रीजन यही होता है, याद रखिएगा। थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन क्या काम करता है सर? हमारे इम्यूनिटी पावर को क्या बनाता है? स्ट्रांग बनाता है जी। इम्यूनिटी पावर का मतलब सीधा सा बेसिक सा याद रखिएगा, हमारी बॉडी को बीमारियों से सेफ्टी देती है, रोगों से लड़ने की सुरक्षा देता है जी। ओके, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज जा रही होगी कि सर अगर हमारी बॉडी के अंदर ये थाइमोसिन हार्मोन कम हो जाए या थाइमोसिन हार्मोन ज्यादा हो जाए, कुछ नहीं होना भैया, ये तो अपने आप हो रहा है, रोक भी नहीं सकते इसे। कम अभी जैसे एक जवान हो, युवा हो, 18 से 25 के बीच में हो, थाइमोसिन बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा आपका। जैसे जैसे उम्र का ग्राफ हम लोग रोक सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रोक सकते। जैसे उम्र बढ़ रही है आप लोगों की वैसे वैसे ये थाइमस ग्लैंड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। और जिस दिन पूरी कम होगी कोई नहीं बचाने वाला, उस दिन मारना पड़ेगा। ओके जी, तो एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इम्यूनिटी पावर से रिलेटेड कौन सी ग्लैंड या हार्मोन होता है? आप लोग बताइएगा, थाइमस ग्रंथि या थाइमोसिन हार्मोन। ओके, आगे नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों ने नाम सुना है अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियाज। हिंदी मीडियम वाले गरीब हो तुम लोग दोनों नाम याद रखना, अग्नाशय इंग्लिश में बोला जाता है इसे पेनक्रियाज। चलो जी, लास्ट क्लास में डायग्राम देखोगे पता चल ही जाएगा कहाँ होती है, दोबारा क्या ही बहस करना है इस बात के ऊपर। जब आप 9th और 10th क्लास की साइंस की किताब पढ़ते हो बेटा, एक लाइन लिखी मिलती है कि अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। इसके अलावा पेनक्रियाज का कुछ भी नहीं दिया गया 9th और 10th तक।
और मान के चलिएगा इधर से एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, 11th-12th का सरफेस देखते हैं। पेनक्रियाज ग्लैंड, जैसे देखो ये हमारी पेनक्रियाज ग्लैंड है मेरे भाई। इस पेनक्रियाज ग्लैंड के अंदर 4 टाइप की सेल होती हैं। नंबर 1 सेल का ग्रुप होता है, कोशिका का ग्रुप होता है ये वाला, जिसे बोलते हैं अल्फा सेल। बेटा क्या बोलते हैं? अल्फा सेल। नंबर 2 पे जो सेल का ग्रुप होता है उसे मेरे भाई बोला जाता है बीटा सेल। क्या बोलते हैं? बीटा सेल। और नंबर 3 पे जो सेल का ग्रुप होता है उसे बोला जाता है डेल सेल। और एक सेल का ग्रुप होता है जिसे बोला जाता है एप सेल। एप सेल, ये लो जी। ये 4 प्रकार की सेल का ग्रुप पाया जाता है हमारी पेनक्रियाज के अंदर। नंबर 1 पे हमने जो बात की अल्फा सेल की, मेरे भाई ये अल्फा सेल एक हार्मोन रिलीज करती है। उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। क्या नाम है? ग्लूकागोन हार्मोन। ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा? आप लोगों ने कभी 9th और 10th में छोटी क्लासों में पढ़ा हो तो आपको ये तो पता होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल 2 टाइप की होती है, एक तो प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। आप सबको पता होगा प्लांट सेल के अंदर फूड का स्टोर किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में, जबकि एनिमल सेल के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में। हमारी बॉडी में, हमारे लीवर के पास कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों? ग्लाइकोजन होगा। उस ग्लाइकोजन को हमारी पेनक्रियाज की अल्फा सेल ले लेगी भैया। और ये अल्फा सेल क्या करेगी? एक हार्मोन रिलीज करती है ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन हार्मोन लेगा भाई। किसको लेगा? ग्लाइकोजन को। और इस ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा? इसका ब्रेकडाउन करके कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आई, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है? ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन पेनक्रियाज की किस सेल के द्वारा रिलीज होता है? आप लोग याद रखिएगा, अल्फा सेल के द्वारा। इधर देखिएगा मेरे भाई, क्या ये ग्लूकागोन हार्मोन जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बना रहा है, ग्लूकोज के लेवल का बच्चों इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? स्वाभाविक बात है यार, ग्लाइकोजन टूट रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, सीधी सी बात है। ग्लूकोज का लेवल क्या कर रहा है सर? बढ़ा रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार आप। ग्लूकोज का लेवल, मैं कह रहा हमारी हाथ में नहीं है ना ये ग्लैंड, 24 घंटे ये प्रोसेस चलती रहेगी। ऐसा थोड़ी ना आपने चाहा तो हो गया, आपने नहीं चाहा तो नहीं हो रहा। 24 घंटे ये रिएक्शन बॉडी के अंदर चलती रहेगी। हमारा ग्लूकागोन हार्मोन है वो ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकोज बना रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ने लगेगा। तो भगवान ने दिमाग लगाया कि यार ये तो गधा फिर डायबिटीज का पेशेंट बनेगा। ये क्या, दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे डायबिटीज के पेशेंट हो जाएंगे। तो कुछ तो लॉजिक लगाया जाए। तो ऊपर वाले ने हमारी पिलेंड में, एक पिनियल में, ये पेनक्रियाज में क्या किया? एक सेल का ग्रुप और नया बनाया बच्चों, और उस ग्रुप का नाम रखा, क्या नाम रखा? बीटा सेल। बीटा सेल एक हार्मोन रिलीज करती है, उस हार्मोन का नाम बताया इंसुलिन। क्या बताया? इंसुलिन। जी ये इंसुलिन क्या करेगा? इस बीटा सेल के द्वारा हार्मोन रिलीज होता है इंसुलिन। इंसुलिन को एक ही काम दिया कि ये जो ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, जितनी बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत है उतना तो बॉडी को लेने दो। बचे हुए ग्लूकोज को वापस कौन लेगा भैया? इंसुलिन लेगा। और क्या बनाएगा? इस ग्लूकोज से फिर से क्या कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। क्या ये साइकिल चला? ग्लूकागोन क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। अब आप लॉजिक लगाओ यार, अगर इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर कम हो गया तो क्या ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा? जी बढ़ेगा। और ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल कम होने से ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो ग्लूकोज बॉडी से बाहर कैसे आएगा बच्चों? बाय यूरिन आएगा। वो मैं आप लोगों को जब किडनी पढ़ाई तो मैंने डायबिटीज पढ़ाई थी, 2 टाइप की होती है। दोबारा मन नहीं बात करना इस पे। ओके बच्चों, वो आप लोग अगर नहीं किसी बच्चे ने देखा है तो मेरा ये किडनी का चैप्टर मैं पढ़ा चुका आप लोगों को वीडियो देखिएगा। अब आगे आओ जी, नंबर 3 पे एक सेल है, इस सेल का नाम है हमारे पास एफ सेल। और एक नंबर 4 पे जो सेल है इसे बोलते हैं डेल सेल। पहले अपन बात करते हैं इस डेल सेल की। डेल सेल एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम होता है सोमेटोस्टेरिन। क्या नाम होता है? सोमेटोस्टेरिन। सोमेटोस्टेरिन। ये सोमेटोस्टेरिन क्या काम करता है?
आप लोगों ने देखा होगा किसी इंसान की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, किसी इंसान की लंबाई कम होती है ना। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे बोलते हैं जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। उसी का दूसरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, यदि ह्यूमन बॉडी में जीएच हार्मोन की बेटा क्या हो गई, कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, तो भैया वो क्या बन जाएगा, राजपाल यादव बन जाएगा। लंबाई कम रहेगी ना, बोना रहेगा। और बच्चों इसकी एफिशिएंसी हो गई, जीएच हार्मोन की अधिकता हो गई, तो भैया वो खल्ली बन जाएगा, व्यक्ति की लंबाई सामान्य से अधिक हो जाएगी। मतलब क्या जीएच हार्मोन लंबाई से रिलेटेड है? जी बिल्कुल है। जीएच हार्मोन सबके अंदर रिलीज होता है भैया। अगर कोई इंसान बोना है और किसी इंसान की लंबाई हद से ज्यादा बढ़ी हुई है, दोनों के अंदर जीएच रिलीज हो रहा है। सोच के देखो यार, इस जीएच को कोई कंट्रोल करने वाला ना होता, जीएच का काम होता है लंबाई को इंक्रीज करना, तो एक टाइम तो ऐसा आता ना, इंसान धरातल पे खड़ा खड़ा चांद पकड़ देता है ना। तो ऊपर वाले ने थोड़ा सा सोचा कि यार ये गधा फिर रहेगा कैसे, समस्या हो जाएगी ना। और फिर एक इंसान कोई अकेला तो होता नहीं, सारे हमें एक जैसे होते, तो इस सरफेस पे जगह ही नहीं बचती भैया। सोने के लिए आपको क्या चाहिए होता, घर बनाने की जरूरत नहीं थी, ऐसे सीधा ही सोना पड़ता। फिर इस सोमेटो, भगवान ने क्या किया, ऊपर वाले ने दिमाग लगाया, भाई इस सोमेटो स्टेरिन को एक काम दे दो कि जीएच हार्मोन पे क्या करना है, तुझे ध्यान रखना। हर इंसान के अंदर, जिस इंसान की लंबाई कम रह गई ना, बोना रह गया कोई, जीएच उसके अंदर भी निकला है, लेकिन जैसे निकला, निकलते ही पेनक्रियाज की जो डेल सेल का सोमेटोस्टेरिन हार्मोन था ना, इसने कहा भैया रुक जाओ, तो उसकी लंबाई कम रह गई। जिस इंसान की लंबाई थोड़ी ज्यादा होगी, जैसे 6 फीट हो गई, 7 फीट हो गई, निकला जीएच है, लेकिन बेचारा ये सोमेटोस्टेरिन उस टाइम भूल गया रोकना, याद नहीं रहा। फिर इस पे कंट्रोल करने वाली मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसने कहा यार कहाँ थे तुम, कहाँ जा रहे हो, रोको उसे। फिर बेचारा जाके रोका। मतलब डायरेक्ट एकदम बेसिक सी बात है यार, बहुत नॉर्मल सी बात है कि जीएच हार्मोन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, सोमेटोस्टेरिन होता है। मतलब व्यक्ति की लंबाई कम रह गई, दोस्त जीएच का नहीं है भैया, किसका है, सोमेटोस्टेरिन का। इसने रोक दिया, ज्यादा हो गई, हद से ज्यादा हो गई, जीएच की गलती नहीं है, ये रोकना भूल गया। समझे कि नहीं समझे, जीएच खुद बेचारा बेचारा उलझन में है, वो तो समस्या में है। नंबर 4 देखिएगा, ये है मेरा एफ सेल। ये एक और रिलीज करती है जिसे बोलते हैं, कुछ एमिनो एसिड रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, एमिनो एसिड रिलीज करती है। और एमिनो एसिड बेटा कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। 10 तो ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में रहते हैं, हमारी बॉडी के पहरेदार होते हैं भैया भी, और 10 ऐसे होते हैं जो हमें बाई फूड लेने होते हैं। 10 तो हमारी बॉडी में रहेंगे परमानेंट, और 10 हम बाई फूड लेते हैं, कभी कभार हम जब भी ऐसा कोई भोजन खाएं जिनके अंदर ये एमिनो एसिड है। 10 तो अपन बाहर से लेते हैं, 10 हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। सर ये एमिनो एसिड क्या करते हैं भैया, प्रोटीन का ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। आप क्या बोल सकते हो, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन के उपापचय में सहायक होते हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाए कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म या प्रोटीन का उपापचय कौन करते हैं, आप लोग बताइएगा, एमिनो एसिड। ओके बच्चों, ये हमारी अग्नाशय पेनक्रियाज। और याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी की मिक्स ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, जो हार्मोन भी रिलीज करती है और क्या रिलीज करती है, एंजाइम भी रिलीज करती है। क्या सर हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रियाज एक अकेली होती है क्या, ना जी। जब आप 9th और 10th क्लास की साइंस पढ़ोगे, वहां लिखा है कि मानव शरीर की एकमात्र एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं अग्नाशय पेनक्रियाज। लेकिन जब आप लोग 11th 12th पढ़ोगे तो वहां बताया जाता है कि 2 और भी होती है भैया, जिन्हें अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, गोनेड्स बोलते हैं। फीमेल की ओवेरी होती है, मेल की टेस्टिस होते हैं। वे दोनों भी बच्चों कैसी ग्लैंड होती हैं, मिक्स ग्लैंड होती है। तो ह्यूमन बॉडी की मिक्स ग्लैंड पूछे तो याद रखिएगा 3। नंबर 1 क्या याद रखोगे, पेनक्रियाज। नंबर 2 पे क्या याद रखोगे, ओवेरी। नंबर 3 पे क्या याद रखोगे, टेस्टिस। ओके जी, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों की समझ आई होगी। बाकी अपन बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट सेशन के अंदर।